बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज वाला जो लेक्चर है इसमें हम लोग चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। डार्विन जो साइंटिस्ट था, जो कि एवोल्यूशनिस्ट था, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। उसने जो है वो कैसे कैसे ये एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पेश किया था और अपनी लाइफ प्रोसेस के दौरान वो क्या क्या उसने किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी जो थ्योरी है वो उसने डार्विन ने पेश की थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पब्लिश की थी, और उसने अपनी बुक पर उसमें जो था वो दो मेन पॉइंट, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन के बारे में बताया था। तो ये डार्विन जो है ये कौन था, इसके बारे में हम देखते हैं। डार्विन वाज बोर्न इन श्रूसबरी इन वेस्टर्न इंग्लैंड इन 1809। इंग्लैंड में पैदा हुआ था वो 1809 में। और उसने एक्सपीडिशन मुहिम ऑन अ बीगल शिप, बीगल एक शिप था, ठीक है, बहरी जहाज था, जिस पर उसने एक्सपीडिशन में वो एक मुहिम में उस जहाज़ पे वो सवार हुआ था। विजिटेड टू कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। डार्विन ने साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट जो है विज़िट किया था। डार्विन विजिटेड साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन। साउथ अमेरिका के जो साहली इलाके हैं बीगल में, उसने उसको स्टडी किया था, हाँ विज़िट किया था। और उसने जो विज़िट करके वहाँ पे यानी उसके विज़िट के दौरान उसने जो चीज़ वहाँ पे देखी वो ये थी कि फ्लोरा एंड फाना स्टडीज़। उसने वहाँ की फाना और फ्लोरा यानी वहाँ की प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को स्टडी किया था। ही कलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ डिफरेंट फानास, एनिमल्स एंड फ्लोरास, प्लांट्स ऑफ साउथ अमेरिका। उसने साउथ अमेरिका के इंग्लैंड का वो था स्टूडेंट्स, और वो बीगल पे यानी एक्सपीडिशन पे, वो बीगल जो कि शिप था उस पे गया था, ठीक है, जहाज़ पे एक मुहिम पे वो गया था। और उसने वहाँ के फाना और फ्लोरा को स्टडी किया था। तकरीबन 1000 स्पेसिमन इकट्ठे किए थे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ के साउथ अमेरिका की। और उसने नोटिस किया था कि फाना एंड फ्लोरा ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट शो सिमिलरिटीज़, दे वर वेरी डिस्टिंक्ट फ्राम द लाइफ ऑफ यूरोप। उसने कहा था कि वहाँ वाले जो कॉन्टिनेंट थे, अमेरिका, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट, उनका फाना और फ्लोरा आपस में मिलता जुलता था, जबकि यूरोप के फाना और फ्लोरा से वो काफ़ी मुख्तलिफ था। फिर फॉसिल स्टडीज़ उसने की। डार्विन कलेक्टेड साउथ अमेरिकन फॉसिल्स। उसने साउथ अमेरिका के फॉसिल्स को भी कलेक्ट किया था, और उसने देखा कि these fossils were different from the modern species. These fossils were also distinctly साउथ अमेरिकन, ठीक है। उसने ये देखा कि वो फॉसिल जो थे वो भी डिफरेंट थे मॉडर्न स्पीशीज़ से, और वो फॉसिल्स स्पेसिफिक थे साउथ अमेरिका की स्पीशीज़ के। The fossils resembles the living plant of animals of that continent। यानी फॉसिल्स जो साउथ अमेरिका की जैसे फॉसिल्स उसको मिले थे वो उन्हीं साउथ अमेरिकन जो स्पीशीज़ थी प्लांट्स और एनिमल्स की लिविंग स्पीशीज़, उन्हीं से मिलते जुलते थे। यूरोप की स्पीशीज़ से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं थे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि राउट ऑफ वॉयज ऑफ बीगल, बीगल का रास्ता कौन सा था। डार्विन जो था वो कहाँ से होता हुआ कहाँ तक गया था, यानी उसने ये सारा स्टूडेंट, ये जितना भी मैप में नज़र आ रहे हैं ना, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक ओशन, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड में भी वो गया था, साउथ अमेरिका में भी गया था, अटलांटिक ओशन, इंग्लैंड, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तकरीबन उसने जो है वो पूरी वर्ल्ड का वो क्या कहते हैं कि वो टूर किया था। विज़िट टू गैलापागोस आइलैंड। और जब वो गैलापागोस आइलैंड में उसका विज़िट हुआ था ना उसका डार्विन का, तो गैलापागोस इज़ एन आइलैंड नियर साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन। साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन के करीब एक आइलैंड है गैलापागोस जो है। उसने क्या किया था कि गैलापागोस हैज़ पजलिंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाना। गैलापागोस का फाना जो है, ठीक है, फाना किसको हम कह रहे हैं, एनिमल स्पीशीज़ को, उसके फाना की जो थी वो एक पजलिंग सी डिस्ट्रीब्यूशन थी गैलापागोस आइलैंड के फाना की। उसमें जो, हाँ जी स्टूडेंट, उसने देखा कि जो गैलापागोस आइलैंड का फाना है उसकी कुछ स्पीशीज़ तो साउथ अमेरिकन जो मेन लैंड है उसके फाना से मिल रही थी कुछ स्पीशीज़, और कुछ स्पीशीज़ जो थी वो स्पेशली वहाँ पे गैलापागोस आइलैंड में ही मौजूद थी और कहीं मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो डार्विन ने इसी तरह से थॉट दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉलोनाइज्ड दीज आइलैंड। उसने कहा कि ये वाले जो प्लांट और एनिमल थे वो यहीं पे ही आबाद हुए, यहीं पे कॉलोनाइज किए हुए थे। ये आइलैंड जो है वो सेपरेट है साउथ अमेरिकन मेनलैंड से, देयरफॉर एनिमल्स डाइवर्सिफाइड। अब उसने देखा कि एनिमल जो बेशक मेनलैंड से आके यहाँ पे आबाद हुए थे, लेकिन क्योंकि ये आइलैंड जो मेनलैंड से बिल्कुल सेपरेट है, तो इस वजह से ही जो कुछ स्पीशीज़ थी वो स्पेसिफिक उसी आइलैंड की थी,
तो उसने जो है डार्विन ने क्या किया था कि डार्विन कलेक्टेड 13 टाइप ऑफ फिंचेस। फिंचेस जो है वो एक परिंदे की किस्म है फ्रॉम गैलापागोस आइलैंड। These finches were quite similar. They belong to the different species. Some species of finches were unique on the individual island. ठीक है, उसने 13 जो finches थी उनके स्पेसिमन कलेक्ट किए थे। फिर डार्विन ने क्या एक्सप्लेन किया, डार्विन केम बैक टू ग्रेट ब्रिटेन इन 1836। फिर 1836 में वो वापस जब बरतानिया आया तो उसने एक्सप्लेनेशन दी। डार्विन बिलीव दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड अडॉप्टेशन। ठीक है, न्यू स्पीशीज़ के ओरिजिन और न्यू स्पीशीज़ जिस न्यू एरिया में जाके रहती हैं वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं उनको अडॉप्ट कर लेती हैं। और वो अडॉप्ट कैसे करती हैं कि अपने अंदर कोई ना कोई चेंजेस जो है वो लाती हैं उस हवाले से। न्यू स्पीशीज़ अराइज फ्रॉम द एंसेस्ट्रल अडॉप्टेशंस, दीज अडॉप्टेशंस अक्यूमुलेट। अच्छा, न्यू स्पीशीज़ जो है वो इंसेस्टर से कुछ चेंज होती हैं क्योंकि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाती हैं। फिर वो चेंजेस जो अडॉप्टेशंस होती हैं वो जमा होती जाती हैं स्पीशीज़ में आहिस्ता आहिस्ता, और फिर अल्टीमेटली जाके यानी काफ़ी नस्लों के बाद जाके वो एक टोटली डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाती है जो कि अपने इंसेस्टर से बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की जो है वो हो जाती है। तो यही जो है वो उसने बताया कि गैलापागोस की फिंचेस के साथ भी यही हुआ था कि वो बेशक आई उसी मेनलैंड में थी उनके इंसेस्टर्स, लेकिन उनके इंसेस्टर्स के जो अगली अगली नस्लें आती गई उनमें एडॉप्टेशन होती गई, मज़ीद से मज़ीद नई से नई चीज़ें ऐड होती गई। वो फिर इतनी ज़्यादा नई चीज़ें ऐड हो गई कि वो बिल्कुल अपने इंसेस्टर्स जो हैं उनसे डिफरेंट होती गई। उसके बाद डार्विन ने फार्मूलेशन की थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की इसी बेस पे। उसने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो यही बताती है कि नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया, यानी जो स्पीशीज़ जिन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशंस कर ली, इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस ले आए, वो सर्वाइव कर गई, और जो चेंजेस नहीं ला सकी वो साथ साथ डिस्ट्रॉय होती गई। ठीक है, तो ये थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, यानी नेचर ने जो बेस्ट मतलब करेक्टर्स वाले या वो स्पीशीज़ जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया नेचर को वो सर्वाइव की, और जो बाकी स्पीशीज़ जो अडॉप्ट नहीं कर सकी वो डिस्ट्रॉय होती गई। तो ये डार्विन ने अपनी थ्योरी पेश की। डार्विन रोट अ लॉन्ग ऐसे ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एंड नेचुरल सिलेक्शन इन 1844। अनदर यंग नेचुरलिस्ट एल्फ्रेड वेलस जो था उस वो भी इसके साथ ही वर्क कर रहा था ईस्ट इंडीज़ में नेचुरल सिलेक्शन पे। वेलस ने भी अपना जो था वो डार्विन को अपनी सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन पे जो अपनी पब्लिकेशन थी वो डार्विन को भेजी थी, और डार्विन से मिलती जुलती थी तकरीबन। तो वेलस का पेपर और डार्विन्स अनपब्लिश्ड 1844 essay was published on Linnean Society of London on July 1, 1858। ठीक है, डार्विन का जो अनपब्लिश्ड वर्क था और वेलस का जो काम था वो लीनियन सोसाइटी जो थी लंदन की उसने जुलाई 1, 1858 में पब्लिश किया था। डार्विन ने दो मेन पॉइंट जो थे उसकी बुक में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो उसकी बुक थी उसमें दो मेन पॉइंट थे। डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, यानी जो बाद में आने वाली नस्लें हैं वो जैसे जैसे आती जाती हैं उनमें मॉडिफिकेशन आती जाती हैं, अपने पुराने वाले जो बावजूद हैं उनसे उनमें चेंजेस आती जाती हैं। तो एक एवोल्यूशनरी ट्री सा बनता है, यानी बाद में आने वाली जो चीज़ें हैं सबसे पहले मेन इंसेस्टर्स होते हैं, फिर उनके बाद उनकी जो डिसेंडेंट्स आते हैं, और डिसेंडेंट जो है वो अपने इंसेस्टर से चेंज होते हैं। फिर नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन। नेचुरल सिलेक्शन जो है नेचर जो है वो किन कैरेक्टर्स वालों को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फॉलोइंग ये ऑब्जर्वेशन जो अभी हम स्टूडेंट पढ़ने लगे हैं इन पे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बेस करती है। ओवर प्रोडक्शन एंड स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उनमें ओवर प्रोडक्शन होती है, और वो स्पीशीज़ जो है वो खुराक के लिए और शेल्टर के लिए स्ट्रगल करती हैं आपस में, उनका मतलब कम्पीट करती हैं एक दूसरे से, और कम्पीट करके जो बेस्ट होती हैं बेस्ट यानी कह लो कैरेक्टर्स वाली होती हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर उनके दरमियान में कंपटीशन होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं और जो फिट होती हैं उनमें से वो सर्वाइव कर जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फिट मज़ीद से मज़ीद हर सीज़न की हर एक नस्ल की जो फिट होती हैं वो सर्वाइव करती जाती हैं, और उनमें मज़ीद मॉडिफिकेशन और अडॉप्टेशन आती जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक न्यू स्पीशी में डिवेल्प हो जाती हैं। इट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। फिर एक नई स्पीशी की एवोल्यूशन हो जाती है, एक नई स्पीशी बन जाती है। तो ये डार्विन का था कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन का। ठीक है, न्यू डार्विनिज्म या फिर मॉडर्न थ्योरी जो है वो मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस जो है वो क्या कहती है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कन्वेंस टू मोस्ट बायोलॉजिस्ट दैट स्पीशीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थ्योरी है उसने बहुत सारे साइंटिस्ट जो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को ये यकीन दिलाया कि वाकई एवोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करती है।
लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज अभी भी प्रेजेंट थी। पॉपुलेशन जेनेटिक was another important turning point in the evolutionary theory. Population genetic emphasizes on the genetic variations within the population. It recognizes the importance of quantitative characters. ठीक है, quantitative characters पे population genetics ने जोर डाला। ये कुछ कंट्रोवर्सीज वाले पॉइंट्स है। मेंडलिज्म और डार्विनिज्म जो थे वो रिकनसाइल हुए विद प्रोग्रेस इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन 1930। मॉडर्न जो एवोल्यूशनरी सिंथेसिस है उसमें ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट आते हैं। मॉडर्न सिंथेसिस में फिर और क्या हुआ कि जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन वर वर्कड आउट, अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज फाउंड, इट इज़ नोन एज मॉडर्न सिंथेसिस। ठीक है, अब एवोल्यूशन की कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जो है वो बनाई गई है जिसको मॉडर्न सिंथेसिस कहते हैं। ये वाली जो थ्योरी है मॉडर्न सिंथेसिस की एवोल्यूशन वाली, ये 1940 में पेश की गई थी और इसमें डिस्कवरीज और नई फील्ड से, हर फील्ड से आइडियाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। वो सारी फील्ड जो हैं वो कौन कौन सी हैं? पैलेंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बायोजियोग्राफी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और ये सारी चीज़ें मिला के, इन सारी चीज़ों की रिसर्च और इन सारी चीज़ों के आइडियाज़ मिला के जो है वो एक मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस की जो थ्योरी है वो डेवलप की गई है जिसको मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस कहते हैं या न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। तो ये हम लोग अब एविडेंसेस जो है एवोल्यूशन की ये कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज वाला लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है न्यू डार्विनिज्म तक।